नमस्कार दोस्तों। 70th बीपीएससी मेंस की शुरुआत आज से हुई और पहले तो सामान्य हिंदी का पत्र था, उसके बाद आज आपका महत्वपूर्ण निबंध का पेपर था। तो एक बार हम लोग क्विकली देख लेते हैं कि आज जो 70th बीपीएससी मेंस हुआ उसमें निबंध के क्वेश्चंस कैसे रहे और इसके पहले 68वीं और 69वीं में जो निबंध का प्रश्न पत्र पूछा गया था, ऐसे का जो क्वेश्चन था उसके कंपैरिजन में क्या कुछ अलग हुआ है या पैटर्न कुछ बदला है बीपीएससी ने, क्या एरियाज टच किया है बीपीएससी ने इस बार के क्वेश्चन पेपर में, उसको हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे खंड 1 में आप देखेंगे, पहले तो बता दूं कि 3 खंड होते हैं आपके, है ना। सो आपके बेसिकली 3 खंड हैं और इन 3 खंडों में आपको 700 से 800 शब्दों में एक निबंध लिखना है। हर खंड से एक निबंध चुनना होता है आपको, हर खंड से। सो पर सेक्शन, है ना, हर खंड से पर सेक्शन एक ऐसे जो है ये आपको चूज करना होता है। हर ऐसे का नंबर जो है वो है 100, तो 100 मार्क्स का एक ऐसे रहता है, आपको 3 ऐसे लिखने हैं। हर सेक्शन में 4 ऐसे रहेंगे, 1 2 3 4 जैसा कि है पैटर्न, तो पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है, 4 में से एक चूज करना है। तो इस बार के क्वेश्चंस को देखिए, कह रहा है कि समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता, कंटेम्पररी वर्ल्ड में इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया। तो ये जो सवाल बना है आपका, अगर आप ग्लोबल सिनेरियो देखिए, रूस यूक्रेन का झगड़ा, हमास फिलिस्तीन, है ना, सार्क और जो G20 नेशंस में भारत का महत्व, वैश्विक स्तर पे भारत का जो व्यक्तित्व उभर करके आया है, विश्व गुरु के रूप में आप कह लो या फिर मध्यस्थता करने वाले देश के रूप में कह लो, राजनीतिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी भारत का महत्व उभर करके आया है। तो इसलिए यह सवाल बना है, क्या परिप्रेक्ष्य में भारत की क्या महत्ता है। बड़ा बढ़िया प्रश्न है। देश के विकास में सूचना और प्रौद्योगिकी, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन देश के विकास में। आप देखेंगे कि लास्ट ईयर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सवाल पूछा था, लेकिन वो स्पेस साइंस से जोड़ करके पूछा था, है ना। उसके पहले वाले साल में भी देखेंगे, मतलब 68वें बीपीएससी में भी देखेंगे, तो सूचना प्रौद्योगिकी से एक सवाल था जो कि ऐसे था कि धर्म के बिना विज्ञान और विज्ञान के बिना धर्म, ऐसे जोड़ करके प्रश्न पूछा था, है ना। तो साइंस टेक्नोलॉजी पर फोकस है इसका। ये जो है समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता, तो ये अपनी तरह का तीनों एग्जाम में मिला करके पहली बार इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है। पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है, तो इन्वायरमेंट से एक क्वेश्चन रह रहा है ना। पहले साल भी था, इस साल भी है और लास्ट ईयर भी था इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंस को लेकर के। तो इन्वायरमेंटल इंबैलेंस इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ क्रिएशन, है ना। तो जो सृष्टि का, है ना, विनाशक है, तो क्रिएशन है, जो सृष्टि है उसको कैसे विनाश कर रहा है। तो इन्वायरमेंट पे आपने तैयारी की होगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग से जोड़ करके क्वेश्चन पूछा है और सॉइल कंजर्वेशन, तो सॉइल कंजर्वेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग ये दोनों आपके कीवर्ड हैं। तो भूमि संरक्षण और जैविक खेती, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो एग्रीकल्चर से एक सवाल है यहां पर सीधे सीधे, राइट। उसके बाद देखिए खंड 2, तो खंड 1 में जैसा इनका वो दार्शनिक वाला स्टाइल का सवाल हमने देखा था 68th बीपीएससी में, है ना, कि क्या कहते हैं, जंगल जो है अपने वृक्ष खुद तैयार करता है, किसी और के बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता। इस तरीके से जो सवाल दार्शनिक वाले पूछे गए थे वो खंड 1 में नहीं पूछे गए हैं। पिछले साल भी खंड 1 के प्रश्न जो है वो ज्यादा एक्सपोजिटरी नेचर के ही थे, तो इस बार भी एक्सपोजिटरी नेचर का ही रहा, मतलब जो जानकारी है उसकी व्याख्या कीजिए निबंध के स्टाइल में। इसमें भी जो 4 सवाल पूछे गए हैं वो देखिए, देश की सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ करके प्रश्न बनाया गया है, और पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति। देखो एक चीज आपको यहां पर एक पैटर्न समझ में आएगा, मैंने कहा था आप लोगों से कि जो यूपी पीसीएस के क्वेश्चन पूछने का तरीका है ऐसे का, वही तरीका इस बार बीपीएससी ने और फॉलो किया है। मतलब ये सेंटेंस को पूरा नहीं कर रहा है, ये सिर्फ कीवर्ड्स को यूज कर रहा है। तो आपका कीवर्ड है राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश की सुरक्षा। अभी इसको आपको जोड़ करके जो भी लिखना है लिखेंगे आप, है ना। फिर है भ्रष्टाचार का अंत और देश का उत्थान,
भ्रष्टाचार का अंत होगा तभी देश का उत्थान हो सकता है, या भ्रष्टाचार का अंत नहीं होगा फिर भी देश उत्थान कर सकता है, या बहुत सारे ऐसे देश जिनका उत्थान हुआ है लेकिन वहां फिर भी भ्रष्टाचार मौजूद है। तो ये अलग अलग आयाम हैं, ये सारे आयाम आपको खुद समझने होंगे, क्योंकि यहां पर आगे कुछ लिखा नहीं है कि भ्रष्टाचार का अंत होगा तभी देश का उत्थान होगा या नहीं होगा। भ्रष्टाचार से एक सवाल है ना पिछले साल भी पूछा गया था, है ना, कि भ्रष्टाचार जो है वो आर्थिक विकास की बाधा है, राइट। लेकिन यहां पर देश का उत्थान और भ्रष्टाचार का अंत है। तो ये जो प्रश्न पूछने का तरीका है, यूपी पीसीएस जैसा प्रश्न पूछता है, मतलब बिना वर्ब्स का यूज किया है या नहीं है इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है, आपको अपने आयाम यहां से खुद निकालने हैं। शिथिल कानून व्यवस्था और नारी सशक्तिकरण की बाधा है। जो लैक्स लॉ एंड ऑर्डर है ये विमेन एम्पावरमेंट के बाधा, तो विमेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन को नैरो किया गया है, इसको जोड़ करके रखा गया है शिथिल कानून और व्यवस्था से। ठीक, तो नारी से एक सवाल की उम्मीद थी और वो सवाल यहां पर आया है। विश्व कल्याण आध्यात्मिक चेतना के बिना असंभव है। तो ये एक सवाल जो आया है आपका, जिसको आप दार्शनिक निबंध कह सकते हैं, आध्यात्मिक चेतना यानी कि स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस और विश्व कल्याण। आध्यात्मिक चेतना, जैसे गांधी जी कहते थे कि आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, या फिर गांधी जी कहते थे, है ना, कि पीस इज नॉट द एंड रादर पीस इज द पाथ। हम सॉल्यूशन के रूप में, निष्कर्ष के रूप में शांति नहीं प्राप्त कर सकते, शांति ही रास्ता है। तो वही आध्यात्म आज के समय में जब इतना ज्यादा युद्ध हो रहा है और लाइफस्टाइल इस हिसाब से जा रहा है, तो ये प्रश्न स्वाभाविक है। तो आप देखो कि ये जो सेकंड सेक्शन भी है ना, ये भी ज्यादातर आपका जो है वो करंट से जोड़ करके सवाल आप कह सकते हैं, या फिर यहां पर एक सवाल जो है वो फिलोसॉफिकल नेचर का पूछा है। महिला सशक्तिकरण के लिए जो प्रश्न है उसको लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ करके पूछ दिया गया है। अब जो आता है, जो आपका तीसरा सेक्शन है जिसके लिए आप लोग ज्यादा चिंतित रहते हैं, वो है लोकोक्तियों वाला सेक्शन। तो इस बार जो लोकोक्तियां पूछी गई हैं वो बहुत डिफिकल्ट लोकोक्ति नहीं है, कुछ मुहावरे का प्रयोग भी यहां पर किया गया है, जैसे जियते माछी नहीं घोटाई, जीती मक्खी जो है वो नहीं घोटी जाती है, नहीं निगली जाती। अगर मुहावरा कहें तो जीती मक्खी जिंदा मक्खी नहीं निकली जाती। इसका मतलब ये है कि आंख के सामने जो गलत हो रहा है वो गलत देख करके बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो गलती को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जीते माछी ना ही घोटाई, कुछ गलत हो रहा है और उसको देख करके अवॉइड कर दे, इग्नोर कर दे, नहीं चलेगा। तो ये हम लोग अक्सर प्रयोग करते हैं। पहला जो है, बनले के साथी सब केहू और बिगड़ले के केहू नाही। तो ये भी अक्सर हम लोग कहते हैं कि सुख के सब साथी दुख में न कोई। तो सब सुख के साथी हैं, दुख में आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। तो उसी को कहा कि बनले के साथी सब केहू और बिगड़ले के केहू नहीं। जब आपका अच्छा दौर चल रहा है तो सब आपके साथ हैं, और जैसे ही आपका बुरा दौर शुरू होता है सब आपसे कन्नी काट के निकल जाते हैं, है ना। अक्सर यूज करते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न जो है ये कहता है, बाप का नाम साग पात अब बेटा का नाम परोर। ये अक्सर बातचीत में कहा जाता है कि मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बहुत हम्बल है ना, और आप जो है कुछ अलग निकल करके आ रहे हैं। मतलब फैमिली बैकग्राउंड को के आधार पर आपको जज किया जा रहा है ना, कि भाई आपके घर में तो सब कोई सामान्य रहने वाला है, ये कहां से स्टाइलिश, मतलब जो भी है उससे अलग होकर के आया है। तो बाप का नाम सागपात अब बेटा का नाम परोर कहने का मतलब कि जो आपका हेरिटेज है, जो आपका इनहेरिटेंस है ना, आप उससे अलग हट करके काम कर रहे हैं। ठीक, मतलब आपसे एक ये बताता है कि एक पूर्वाग्रह भरा स्टेटमेंट है ये, कि आपसे उम्मीद की जाती है कि जैसा आपके परिवार में आपके पहले होता आया है आप भी वही करेंगे, है ना, क्योंकि उसी दृष्टिकोण से आपको देखा जा रहा है, राइट। तो ये चीज हो गई यहां पर। इसी मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इसी के आधार पर एक निबंध जो है बीपीएससी वाला का जो कैटलॉग या फिर एक डॉक्यूमेंट शेयर किया गया था, जिसमें कि लोकोक्तियों पर निबंध था। तो उसमें एक लोकोक्ति है ना, इसी मतलब बिल्कुल ये भाषा नहीं थी लेकिन इसी तर्ज पर एक लोकोक्ति थी जिस पर कि निबंध उसमें लिखा गया था। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से देखा होगा आप लोगों ने, तो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं वहां पर। जैसन बोबा ओइसने कटबा,
जैसन बोबड़ वैसने कटबड़, मतलब कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, एज यू सो यू रीप, है ना। तो यह भी प्रसिद्ध कहावत है कि एज यू सो यू रीप। और इसी के लिए एक और बात कही जाती है कि जब बोए बबूल तो आम कहां से होए। तो जब बबूल बोया है तो आम कहां से होगा, है ना। तो जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो ये 3 सेक्शन है। तो जो खास करके ये आपका सेक्शन 3 है, जहां से कि आपको हमेशा परेशानी बनी रहती है, डर लगा रहता है कि जो लोकोक्तियां या मुहावरे आएंगे उसका अर्थ आप समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, तो वहां पर आपको दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर पिछले साल के प्रश्न पत्रों से तुलना की जाए इसकी, तो आप देखेंगे कि उसी तरीके का प्रश्न पत्र रखा गया है। प्रश्नों में जो संख्या बढ़ती जा रही है वो एक्सपोजिटरी नेचर के ऐसे की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब कि आपको निबंध लिखने के लिए निबंध के विषय वस्तु का तथ्यात्मक ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो अभी जब आप लोग निबंध की अपनी तैयारी कर रहे हैं तो इन चीजों पर ध्यान रखें कि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना 700 से 800 वर्ड का निबंध जो है वो आप सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए फैक्ट्स का इंपॉर्टेंस यहां पर बढ़ गया। तो एक चीज सिर्फ मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपके निबंध में जो फैक्चुअल है ना, फैक्चुअल इन्फो जो है, फैक्चुअल इन्फो का महत्व बढ़ गया है यहां पर। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इस बार के बीपीएससी में ऐसे के प्रश्न कैसे पूछे गए थे। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपका निबंध अच्छा गया होगा।